पोइट्स को, लेटर विक्टोरियन पोइट्स को हमने लास्ट टाइम देखा है। और अब हम जो है वो एक नए ग्रुप की तरफ चलते हैं, जिनको हम कहते हैं डेकेडेंट और एस्थेटिक मूवमेंट। तो प्री रैफेलाइट मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री वाज फॉलोड बाय द डेकेडेंट एंड एस्थेटिक मूवमेंट, दो इट इज़ नॉट सो वेल डिफाइंड ऑल्दो। तो इससे पहले जो हम मूवमेंट में थे, जिसको डांटे गैब्रियल रोसेटी लीड कर रहे थे, तो वो थी प्री रेफलाइट मूवमेंट। और वो भी आपको बता दिया था कि रफ़ेल कौन है और प्री रेफलाइट से क्या मुराद हो सकती है, इनमें कौन से पोइट्स हैं और उनमें फिर क्या ख़ास बातें हैं। तो क्या ख़ास बात थी रोसेटी की ख़ास तौर पे, क्योंकि ये सारे जो पोइट हैं जो हमने पहले देखे हैं, ये और भी आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट प्लस पोइट हैं। इनमें कोई म्यूजिशियन है, कोई डेकोरेशन पे काम करता है और साथ पोइट है, कोई म्यूजिशियन और पोइट है, कोई पेंटर और पोइट है। तो फॉर एग्जांपल हम एक पोइम की अगर बात करें, तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एक स्केच बनाता हूँ। एक पोएम जो हमने थोड़ी सी पढ़ी हुई है, डिस्कस की हुई है इनमें से, वो ये है कि एक यंग ब्यूटीफुल अनमैरिड वर्जिन गर्ल की डेथ हो जाती है और वो जन्नत में पहुंच जाती है। और सीन ये है कि वो पैराडाइज की बैल्कनी पर आती है, पैराडाइज की बैल्कनी पर आके नीचे देखती है, तो उसे नीचे जो है वो ज़मीन नज़र आती है। ज़मीन बहुत दूर एक छोटी सी चीज़ उसे नज़र आती है, जहाँ वो फोकस करती है तो नीचे वो बहुत उदासी से नीचे की तरफ देख रही है। वो परेशान है ताकि जन्नत में है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी पेन ऑफ सेपरेशन है। और नीचे जो है उसका लवर है बहुत दूर, और वो एक जगह पे उदास बैठा हुआ है, साथ बर्ड्स नज़र आते हैं, ट्रीज़ हैं। सीन भी काफ़ी डिप्रेस्ड है, सूरज की लाइट है लेकिन काफ़ी येलो है, और कलर का भी ख्याल रखा गया है। और उस जो है वो उस ब्यूटीफुल यंग गर्ल के पास लिली के फ्लावर्स हैं उसके हाथ में, और बहुत खूबसूरत सा उसने ड्रेस पहन रखा है, लेकिन नीचे देख रही है पैराडाइज की बैल्कनी से। आपके सामने एक सीन एक बन गया होगा। तो प्री रेफलाइट पोइट्री में से ही मैंने ये सीन आपको बताया है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये किसकी पोइम हो सकती है और ये कौन सी पोइम हो सकती है? चलिए, ये जो मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई है, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि ये किसकी पोइम है और क्या नाम है इसका। इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन इस तरह की जो पोइट्री थी, अब इससे थोड़ी सी अलग एक और ग्रुप है जो इससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग सोचता है। बिल्कुल 1819 और 1900 लास्ट 10 ईयर जो हैं, फिर एक रिवॉल्ट हमें नज़र आता है। देयर वॉज अ टेंडेंसी अमंग द लिटरेरी आर्टिस्ट टू ले ग्रेटर एम्फोसिस ऑन द आइडिया ऑफ आर्ट फॉर द आर्ट से। ठीक है, आइडिया ऑफ आर्ट फॉर द आर्ट से जो है वो उठाया जा रहा था, और इसी को हम डेकेडेंट मूवमेंट और एस्थेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। वो तो खैर अपने आप को एस्थेटिक ही कहेंगे, कुछ यार लोगों ने उनको डेकेडेंट का नाम दिया, जो चीज़ों को अखलाकी नज़र से देखते हैं। विक्टोरियन, आपको पता है विक्टोरियन मोरालिटी जो है वो काफ़ी फेमस है, तो उनकी नज़र में ये डेकेडेंट थे। क्योंकि देयर वाज ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वाल्टर पैटर को प्रोज में हम अभी देखेंगे, तो उनके काम से ही मुतासिर हुए थे ये लोग। एंड फ्रेंच ऑथर्स लाइक बाडलेयर एंड वॉरलेन वुड ट्राई टू ब्रेक विद कन्वेंशनल वैल्यूज। तो वाल्टर पैटर खुद जो है फ्रेंच ऑथर से मुतासिर हो रहे थे, और बिल्कुल फ्रेंच ही के ऑथर्स की ही जो लाइनें हैं उन्हीं को इन्होंने जो है उठा के आर्ट फॉर द आर्ट से एक में ट्रांसलेट किया, और इनके काम से फिर एक नई मूवमेंट स्टार्ट होती है, डेकेडेंट और एस्थेटिक मूवमेंट। They believed that all themes must be excluded from the poetry except the record of the few deeply moving movements of the passion, sadness, emotional exaltation, or distress. इनका ख्याल था कि सिर्फ यही चीज़ें पोइट्री में सेंट्रल पॉइंट बनती हैं। पैशन होना चाहिए, सैडनेस और इमोशन और डिस्ट्रेस। Thus, they sought themes from pleasure which the virtuous forbid and inflicted agonies upon themselves to achieve perfection of the form.
ओके, एक तो ये परफेक्शन ऑफ फॉर्म पे काफ़ी ऑब्सेस्ड थे, एक तो बिल्कुल ये प्री रेफलाइट की तरफ परफेक्शन ऑफ द फॉर्म और ब्यूटी की तरफ थे, लेकिन उनसे भी थोड़ा सा दो हाथ आगे थे इस नज़रिए में कि दे सी प्लेयर, सेंसुअस प्लेयर उनका ज़्यादा फोकस था फिजिकल प्लेयर्स के ऊपर। और जो विक्टोरियन है वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इस तरह की सोच भी। They found this conception not only in the study of the French models, but in the critical work of Walter Pater. वाल्टर पैटर जो है ना, ये इनके पीछे थियरिस्ट हैं, इनका प्रोज वर्क मेरे ख्याल में हम देखेंगे भी। एंड देयर एडहेरेंस टू दीज सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस सेपरेट देम फ्रॉम अर्लियर इंग्लिश रोमांटिसिज्म एंड फ्रॉम प्री रेफलाइट वर्स। तो ये जो इन्होंने खुद के ऊपर एक इम्पोज कर ली थी ये सिचुएशन, इनको ये हम अलग कर सकते हैं प्री रेफलाइट से भी और रोमांटिक से भी। Swinburne had already been subjected to the similar influence, but he had wider interest, enthusiasm for the medieval legends, for Elizabethan drama, and his love for liberty and hatred for tyranny. Swinburne में आल दो ये अदर चीज़ें तो हमें नजर आती हैं कि वो ऐसा लगता है प्री लेफ्ट राइट के साथ साथ शायद यहाँ भी बिलोंग करेगा। The decadent on the other hand were not interested in any great subject, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेकेडेंट किसी भी थॉट में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी फिलॉसफी में, किसी ग्रेट सब्जेक्ट में, थीम ऑफ द आइडिया, ठीक है, क्योंकि ये फार्मलिस्ट हैं बहुत आगे चल के, जिन्होंने थीरीज पढ़ी हुई है, तो फॉर्म वाला नज़रिया ये यहीं से ही आगे स्प्रिंग होगा और फ्यूचर में आगे जाके मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में फार्मलिस्ट का जो नज़रिया उसकी बुनियादें तकरीबन यहीं से हैं। प्रॉब्लम ये था कि फार्मलिस्ट के ख्याल में फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कंटेंट की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। पोइट का काम है ब्यूटी जनरेट करना, प्लेयर देना चाहे जैसे भी दे, और सब्जेक्ट मैटर कोई अहमियत ही नहीं रखता। दे शोड एंग्जाइटी अबाउट द राइट वर्ड एंड अबाउट वाउल एंड कॉन्सोनेंट पैटर्न। तो फिर अगर उनका थीम पे कोई ध्यान नहीं है तो फिर किस पे ध्यान होगा? ब्यूटी ऑफ द सिलेक्शन, डिक्शन खूबसूरत होना चाहिए, यानी वर्ड चॉइस आपकी ब्यूटीफुल हो और आपकी लैंग्वेज खूबसूरत हो, कॉन्सोनेंट अच्छे हो, पैटर्न हो, रिदम हो उसके अंदर, और एक म्यूजिक हो, सारा फोकस फॉर्म पे होगा। मोर ओवर दे एम्फेसाइज द पैशन रादर देन द इंटेलेक्ट। और दूसरा, उनके ख्याल में पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी इमोशन जो है आपके फीलिंग्स, एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, इंटेलेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये लिमिटेड है और ये आपको बियॉन्ड नहीं लेके जा सकते। Pater, in his essays on pre-Raphaelites and above all in his conclusions to the studies in the Renaissance, Pater के कुछ works हैं जैसे on the pre-Raphaelite है, essay on pre-Raphaelite है, and above his conclusion to the studies in the Renaissance, had given a double suggestion which greatly affected this group of poets. तो ये जो group of poets है, इनका बेसिक जो फिलोसफर है, गुरु है पीछे, थॉट दे रहा है इनको, आल्दो ये थॉट पे बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी थॉट तो लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। वो थॉट जो फिलॉसफी थी बिहाइंड, वो जो अप्रोच है, मतलब कैसे होना चाहिए आर्ट या आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए, वाल्टर पैटर की है। फर्स्ट, देयर अकम्पनीज लाइफ एन इनएविटेबल मॉर्टैलिटी, द अनडिफाइनेबल टेंट ऑफ डेथ इज अपॉन ऑल थिंग्स, एंड सेकेंडली, out of life may be seized some few moments with a deep passion and high intellectual endeavor. The poets belonging to the aesthetic movement attempted to express in a most beautiful manner such moods of pleasure and pain. ठीक है, ब्यूटीफुल उनका कहना था कि डिस्क्रिप्शन खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे पेन की हो चाहे प्लेयर की हो, प्लेयरफुल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, फॉर देयर ओन सेक विदाउट एनी एक्सट्रेनियस मोटिव कन्वेइंग एनी मॉरल। और किसी किस्म का मॉरल तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहते थे। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एंड के ऊपर जो प्री रेफेलाइट में भी आप देख लें वही चीज़ हमें नज़र आ रही है, और एस्थेटिक मूवमेंट के में आर्ट फॉर आर्ट सेक वाली जो मूवमेंट है, और जिन्हें आप तनकीदी लोगों ने उन्हें डेकेडेंट भी कहा कि अखलाकी तौर पे उनमें कोई मोरालिटी नहीं थी। जब आपकी मोरालिटी नहीं है तो विक्टोरियन की नज़र में तो फिर आप बहुत बुरे इंसान हैं ना। In fact, they were pitted against all conventional morality and rebelled against established social and moral laws. खासतौर पे जो विक्टोरियन मुआशरा था, दे न्यू नीदर फिलोसफी नॉर रिलीजन, उनके ख्याल में कोई फलसफा
अहमियत के काबिल नहीं था, ना ही कोई मजहब इम्पोर्टेंट है, बट वर द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। वो जो कीट्स वाला नजरिया था ना, उसको इन्होंने परफेक्शन पे लेके चले गए, कीट्स वाली बात को। एंड फॉर ओन सेक, और ब्यूटी किस लिए? फॉर ओन सेक, फॉर प्लेयर सेक, जस्ट। देयर ऑब्जेक्ट वाज टू अफोर्ड द रीडर्स merely aesthetic प्लेयर, और उनका मेन एक ही पर्पस था, एस्थेटिक प्लेयर। इसी वजह तो एस्थेटिक मूवमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें अगर हम शायर देखें, जो एक आर्टिस्ट देखें, आप जानते होंगे इनको, ऑस्कर वाइल्ड। तो ऑस्कर वाइल्ड जो है, वाइल्ड वाज द फर्स्ट टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाल्टर पैटर। वाल्टर पैटर के जो असर के अंदर आते हैं, सबसे पहले वो है ऑस्कर वाइल्ड। तो सबसे बड़े ये एस्थेटिक मूवमेंट के लीडर हैं, समझ लीजिए। दो इन इज अर्ली पोइम्स, ऑस्कर वाइल्ड के, आपने, मुझे पता है आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि ऑस्कर वाइल्ड के तो हमने ड्रामे पढ़े थे यूनिवर्सिटी के अंदर, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वगैरह। बिल्कुल उन्होंने प्लेस भी लिखे हैं, लेकिन वो आगे चल के हम उनको अलग से डिस्कस करेंगे। उन्होंने पोइट्री भी की है। दो इन हिज अर्ली पोएम्स ही हैड डेल्ट विद religious and spiritual expression. In the New Helen, he declared himself as a votary of the beauty. In the Garden of Eros, he reaffirmed his belief that the pursuit of beauty is the only desirable form of human activity. कि उनका ख्याल था कि परसूट ऑफ ब्यूटी जो है ना, बस यही कोई वर्थवाइल चीज़ है, काम की चीज़ है। यानी एपिक्यूरियन जो नज़रिया है, अगर आप ग्रीक में जाएं तो उनके जो सोर्स, जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग थॉट जहाँ से निकल रही है, मेन सोर्स वो है एपिक्यूरस। एपिक्यूरस फिलासफर आपको याद होंगे, ग्रीक के थे। तो बस वहीं से मुतासर होके फ्रांस के आथर्स ने लिखा, और फिर वहाँ से आर्ट फॉर द आर्ट से एक जो है वाल्टर पैटर ने उठाया, और वाल्टर पैटर से फिर ये इन पोइट्स इनको फॉलो किया। Later, the pre-Raphaelites, he also pointed out that modern civilization opposes this ideal. In the short poem Panthea, Wilde almost gives a paraphrase of Pater's aesthetic creed. तो इनकी जो पोइट्री है उनमें हमें जो पैटर की एस्थेटिक क्रीड है, एक नजरिया है, बिल्कुल उसकी पैराफ्रेज हमें मिलती है, बिल्कुल वही चीज, वही बातें सारी हैं। अर्नेस्ट डॉसन, तो हमारे पास नेक्स्ट जो डेकेडेंट ऑथर हैं वो है अर्नेस्ट डॉसन। अर्नेस्ट डॉसन सिंबलाइजेस इन हिज वर्क द एस्थेटिक मोमेंट ऑफ द 1890s फॉलोइंग पैटर्स आर्टिस्टिक प्रिंसिपल। ये भी बिल्कुल वही पैटर के आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं जैसे हमारे ऑस्कर वाइल्ड कर रहे हैं। द रिकॉर्डेड इन हिज पोइट्री मोमेंट ऑफ द सेंसेशन टू द अटर एक्सक्लूजन ऑफ ऑल मॉरल एंड फिलोसफिकल कमेंट्स। कोई फिलासफी नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं, क्योंकि इनकी नज़र में उनकी कोई अहमियत ही नहीं है और भी बेकार सी जिद्दोजहद है। He dealt mainly with the theme of brevity of life and fading of the things that once were beautiful. His cinera hold a preeminent place in his work, mainly on account of the sweet melody of its verse. इनका एक काम ज़हन में रख लें, इनका खैर ये फेमस वर्क आ गया है। इस सेंट्रल पोएटिक थीम इज मोस्ट प्रोफाउंडली ट्रीटेड इन नन्स ऑफ द परपेचुअल एडोरेशन। इनका जो वर्क है, नन्स ऑफ परपेचुअल एडोरेशन, knows that the world is wild and passionate and the rose of the world would fade. तो ये दूसरे बड़े शायर थे यहाँ के। लियोनल पेगॉट जॉनसन है उसके अलावा। Leonel Johnson was an associate of Oscar Wilde and Dawson, who created the static poetry of the 1890s. बस इनका खाली नाम ही काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं होगी। आर्थर साइमन है उनके अलावा। नेक्स्ट टू डॉसन, द मोस्ट कंसिस्टेंट फॉलोअर ऑफ द स्टैटिक मोमेंट वाज आर्थर साइमन, दो ही डिड नॉट पोजेस द अनफल्टरिंग आर्टिस्टिक परफेक्शन ऑफ द डॉसन्स पोएट्री। अदर इंपॉर्टेंट पोइट्स में अगर हम देखें तो
उनकी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे वो दोनों मूवमेंट्स ख़त्म हो गई हैं, एस्थेटिक मूवमेंट्स जो है। अब हम आगे जाएंगे जो दूसरे लेटर विक्टोरियन एज के अंदर कोई और इम्पोर्टेंट पोइट्स हो सकते हैं, यानी ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। लेटर विक्टोरियन एज पोइट्री के एतबार से भी तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, प्री रेफेलाइट्स और डेकेडेंट पोइट्स और सम अदर माइनर ग्रुप आप कह लें।